गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों को अभी चैप्टर पढ़ना है न्याय। न्याय चैप्टर में हम लोग ये एक एकांकी है और इसमें बहुत से पात्र हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इसके पात्र कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ये एक एकांकी है, एक नाटक है। इसमें पात्र हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है कपिल वस्तु के राजकुमार हैं। देवदत्त एक है, देवदत्त है सिद्धार्थ के चचेरे भाई हैं। शुद्धोधन है कपिल वस्तु के महाराज। महाराज के मंत्री एक हैं, सखा हैं और कुछ प्रतिहारी हैं, यानी कि कुछ उनके क्या है, दरबान हैं, महाराज के दरबान हैं। तो शुरू होता है ये रंगमंच। महाराज के पास उद्यान का एक दृश्य शुरू होता है। मतलब महाराज के राजमहल के पास एक उद्यान है, एक बागीचा है, वहाँ से ये शुरू होता है। और ये समय कब की है, जब सूर्य धीरे धीरे डूबता है, उस समय की ये बात है। तो उस समय क्या होता है, हम लोग नॉर्मल देखे हैं कि जब सूर्य धीरे धीरे अपने घर को जाते हैं, उस समय पक्षी बहुत काफ़ी चहचहाते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से इस एकांकी में भी हुआ है। और वहीं पास में बैठ कर के कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ और उनके दोस्त जो हैं वो बात कर रहे होते हैं। किस बारे में बात कर रहे होते हैं, मौसम के बारे में। सिद्धार्थ उनसे कहते हैं कि दोस्त, जो अभी मौसम जो है वो बहुत सुहावना है, पक्षी अपने घर को लौट रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अपने माँ से, गाय के बच्चे जो हैं वो अपनी माँ से, गाय से मिलने के लिए उतावली हो रहे हैं। इस बात पर उनके दोस्त भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं और दोनों दोस्त आश्चर्य के साथ बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि बछड़े को पता चल जाता है कि इसी समय पे हम अपनी माँ से मिलेंगे। कैसे मतलब साथ ही सखा को इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसे पता चल जाता है कि ये हमारे सोने की वक्त है। और सूरज को रोज़ पूरब में ही कैसे उगता है, शाम को पश्चिम में ही कैसे छिपता है। इन सभी बातों को लेकर के सखा को, यानी कि सिद्धार्थ के दोस्त को आश्चर्य है। और इन सभी बातों पर सिद्धार्थ भी बोलते हैं कि हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही कुछ होते मैंने भी देखा है। साथ ही सिद्धार्थ को भी एक बात का आश्चर्य है कि मित्र, मैंने भी ऐसा देखा है कि गर्मी भी हमेशा एक ही समय पर शुरू होती है, बारिश भी हमेशा एक ही समय पर शुरू होता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के वो लोग अपने अपने आश्चर्य के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी समय पक्षी जो हैं बहुत सारे आसमान में उड़ने लगते हैं और उनकी फड़फड़ाहट इन दोनों दोस्तों को सुनाई देती है। अब इन लोगों की बात जो है मौसम को छोड़ कर के पक्षियों पर आ जाती है और उस समय इनके दोस्त जो है आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मित्र देखो ना, कितने सुंदर सुंदर पक्षी जो हैं आसमान में उड़ रहे हैं। तो सिद्धार्थ भी ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, ये तो सभी राजहंस हैं। देखो इकट्ठे कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की गर्दन आगे की तरफ निकली हुई है और ऐसा मतलब आसमान में देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे ये जो राजहंस है ये सब तैर रहे हैं। इस बात पर हंसते हुए उनके दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं मित्र, पानी में जब पक्षी चलते हैं उसको तैरना कहा जाता है और आसमान में हवा में जब ये चल रहे हैं तब तो ये उड़ रहे हैं। और इन्हीं सब बातों में उन लोग अपने अपने गुरु जी के बारे में और अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए रहते हैं। तभी ऐसा होता है, इस गुरु जी की बात करने के बीच में ऐसा है कि जो सखा हैं, उनके दोस्त जो है सिद्धार्थ के राजकुमार के दोस्त जो हैं,
वो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं सिद्धार्थ पिछले जन्म में अवश्य कोई योगी होगा, यानी कि बहुत बड़ा संत होगा। इस ऐसा गुरुजी सिद्धार्थ के बारे में कहते हैं। अब इस बारे में भी दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अंत में यह होता है कि सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं कल गुरुजी से जाकर के पूछूंगा कि ऐसा वो क्यों कहते हैं और योगी किसे कहा जाता है। इसी बीच में ऐसा होता है कि एक हंस जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और उसको देख करके दोस्त क्या कहता है, घबरा करके सिद्धार्थ का जो दोस्त है वो घबराता हुआ अपने मित्र से कहता है, मित्र देखो किसी ने लगता है तीर चला दी है। और वो हंस जो है बहुत ही व्याकुल हो रहा है उस तीर की चोट से और लगता है ऐसा है जैसे वो भूमि पर अब कुछ ही क्षणों में गिरेगा। ऐसा देखते हुए जो सिद्धार्थ है वो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते हंस को जाकर के संभाल लिए, उसको जमीन पर गिरने नहीं दिए। और उन्होंने उस समय ऐसा देखा कि हंस तो ऐसे भी बहुत सुंदर होते ही हैं और उन्होंने ऐसा देखा कि हंस को किसी ने तीर मार दिया है, तीर उसे लग गई है। उसके बाद दोनों दोस्त हंस के बारे में भी बात करने लगे कि यह कितना सुंदर है और इसी बात पर सिद्धार्थ को बहुत काफ़ी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोलने लगे कि क्या सुंदर लगना कोई पाप है, प्यारा लगना कोई पाप है। अगर ये हंस इतना सुंदर है तो कौन ऐसा निर्दयी है जो कि इस हंस को तीर से मार दिया। मनुष्यों को इस बात की भी समझ नहीं है कि पशु पक्षी जो हैं वो सुंदर लगने के लिए हैं, न कि उन्हें मारने के लिए हैं। तो जो उनके दोस्त थे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मनुष्य होते हैं वो पशु पक्षी को मारते ही हैं। विशेष तौर पर जो क्षत्रिय होते हैं वो लोग पशु पक्षी को ज़्यादा मारते हैं। इस बात पर सिद्धार्थ को और काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में वो पूछने लगते हैं कि यह कौन सा धर्म है, पशु पक्षियों को मारना कौन सा न्याय का काम है, कौन सा धर्म है। मनुष्य के पास तो बहुत सी शक्ति है, वो अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे वो कर सकता है, फिर पक्षियों को ही क्यों मारता है। इस बात पर सिद्धार्थ को बहुत काफ़ी गुस्सा आता है और वो लोग इस बात पर एक दूसरे से बातें करते हुए उसको हंस को सहलाने लगे और धीरे धीरे जो तीर उसे लगा था उसको निकाल दिए। साथ ही सिद्धार्थ अपने दोस्त से ये भी पूछने लगे कि देखो ये कितना सुंदर लगता है, क्या तुम इसे मार दोगे, क्या मनुष्यों को चाहिए कि इसे मार देना चाहिए। इस बात पर उनके दोस्त कांपते हुए बोलने लगे, नहीं नहीं कुमार, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। ऐसा ही बात करते हुए वो लोग एक दूसरे से हंस को सहलाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी बीच उनके सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त आते हैं और ये जो सिद्धार्थ के दोस्त हैं वो वैद्य जी के पास चले जाते हैं दवा लाने के लिए हंस के लिए। और देवदत्त आते ही गुस्से में आते हैं और आते आते ही बोलते हैं कि सिद्धार्थ मेरा हंस तुमने देखा है। और सिद्धार्थ तो पहले से ही गुस्से में होते हैं, फिर भी वो बोलते हैं तुम्हारा हंस। तो इस बीच पर उन लोगों में बातें होने लगती है और बात क्या होती है कि सिद्धार्थ जो है वो हंस को संभाल रहे होते हैं क्योंकि उसे चोट लगी होती है और वो चोट देने वाला देवदत्त उनका चचेरा भाई होता है। वो गुस्से में बोलने लगता है कि मैंने मारा है हंस को तीर, इसलिए ये हंस मेरा है क्योंकि इसे मेरा तीर लगा है। और सिद्धार्थ बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं इसे बचाया हूँ इसलिए ये हंस मेरा है। इन सभी बातों पे उन लोगों में विवाद होने लगता है और विवाद बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे पर मतलब गुस्सा और लड़ाई झगड़े की तरह एक दूसरे पर व्यवहार करने लगते हैं। इस बात में तब तक उनके दोस्त जो हैं वो आ जाते हैं क्योंकि वो गए थे मरहम लाने के लिए वैद्य जी के पास
और आते ही वो क्या करते हैं, हंस को दवा लगाने लगते हैं। सिद्धार्थ जो है मुस्कुरा करके हंसते हुए हंस को धीरे धीरे दवा लगाने लगते हैं। हंस को ज्यों ही आराम मिलता है वो सिद्धार्थ के गोद में जा कर के शांत होकर चिपक जाता है। इस बात पर देवदत्त को और काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि ये हंस मेरा है और सिद्धार्थ के गोद में क्यों चिपक रहा है। और वो जोर से बोलता है क्रोध में पूरा कि सिद्धार्थ मैं किसी भी हाल में इस हंस को लेकर के ही छोड़ूंगा। और सिद्धार्थ भी इसी जिद पर रहते हैं कि नहीं, इस हंस को मैंने बचाया है इसलिए ये हंस मेरा है। फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो उनके मित्र हैं, उनके दोस्त, वो बोलते हैं कि देखो मित्र, ये बात बहुत काफ़ी बढ़ गई है और आपस में विवाद मत करो, क्योंकि तुम भी क्षत्रिय हो और तुम्हारे भाई भी क्षत्रिय हैं, इसलिए तुम दोनों की लड़ाई जो है बहुत काफ़ी बढ़ जाएगी। क्यों ना हम लोग अपने महाराज के पास चलें, वो इसका फैसला सही सही कर देंगे। इस बात को सुनते ही देवदत्त काफ़ी गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुम लोगों से पहले मैं महाराज के पास जाऊंगा और ये हंस लेकर ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा हंस है, मैंने इसे तीर मारा है। और सिद्धार्थ अपने जिद पर रहते हैं कि हाँ मित्र चलो, इसको मैंने बचाया, ये मेरा हंस है। दोनों पहले तो पहुंचता है देवदत्त महाराज के पास और वहाँ का जो दृश्य ऐसा होता है कि मंच पर महाराज एक बड़े से आसन पर बैठे होते हैं, वहीं पास में मंत्री जी भी आसन पर बैठे होते हैं। और महाराज का आसन जो होता है मंत्री जी के आसन से ऊंचा होता है। और जो उनका प्रतिहारी है वो प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, देवदत्त आपसे मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनते ही महाराज को कुछ आश्चर्य होता है कि इस वक्त देवदत्त मुझसे क्यों मिलना चाहता है। और महाराज बोलते हैं ठीक है, भेजो देवदत्त को, मैं मिल लेता हूँ, क्या बात है, किस बात के लिए देवदत्त अभी मेरे पास आया है। देवदत्त आता है अंदर। अंदर आते ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो तो बहुत गुस्से में होता है कि महाराज मुझे न्याय चाहिए, राजकुमार मेरा हंस नहीं दे रहा है, यानी कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है, मुझे न्याय चाहिए। महाराज भी पूछते हैं सारा बात कि ऐसा क्या हुआ जो उसने सिद्धार्थ ने तुम्हारा हंस छीन लिया है। तो देवदत्त ये सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि मैंने हंस को तीर मारा था और वो हंस सिद्धार्थ ने बचा करके मुझे नहीं दिया। वो बोल रहा है कि वो हंस मेरा है। इस पर महाराज बोलते हैं कि प्रतिहारी से कि तुम जाओ और सिद्धार्थ को बुला कर के लाओ। जो आज्ञा महाराज कहते हुए ज्यों ही प्रतिहारी मुड़ता है, त्यों ही सिद्धार्थ महाराज के पास आते हैं अपने दोस्त के साथ हंस को लिए हुए। सिद्धार्थ और उनके दोस्त दोनों कहते हैं महाराज की जय हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसी बातें कहते ही सुनते ही महाराज बोले कि सिद्धार्थ, देवदत्त ऐसा बोल रहा है कि तुमने इसका हंस छीन लिया है, क्या यह सच बोल रहा है? तुम जो गोद में लिए हो ये हंस देवदत्त की ही है? ये सारी बातें महाराज पूछने लगते हैं, लेकिन सिद्धार्थ एक भी बात झूठ नहीं बोलते हुए बता देते हैं कि हाँ, ये देवदत्त ने ही मारा था तीर, और ये जो हंस है ये देवदत्त तीर मार करके गिराया था और मैंने इसे मरहम लगा करके बचाया है। इस बात पर महाराज बोलते हैं कि ठीक है, जब देवदत्त ने तीर मारा था, क्योंकि ये क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कभी भी अपनी शिकार जो होता है उसको नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तुम इसका हंस इसको दे दो। लेकिन सिद्धार्थ भी अपने जिद पर थे कि मैंने इसे बचाया है, तो क्षत्रिय कभी भी अपना जो वो होता है, शरणागत होता है, जिसको कि वो शरण दिए हुए होते हैं, उसको भी कभी धोखा नहीं देते। इसलिए मैंने हंस को शरण दिया है, मैं भी इसे नहीं दूंगा मारने के लिए। और फिर से दोनों में एक ही बात शुरू हो जाती है कि ये हंस मेरा है तो ये हंस मेरा है। इस बात को मतलब दोनों की इस लड़ाई को सुन करके जो महाराज है वो काफ़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। और दुविधा में पड़ने के बाद मंत्री जी से क्या कहते हैं कि मंत्री जी, अब आप ही इस समस्या का हल निकालिए। मंत्री जी इसका हल निकालते हुए बोलते हैं कि सिद्धार्थ, तुम
इस हंस को एक आसन पर बैठा दो। और सिद्धार्थ जाकर के उस हंस को अपने एक ऊंची सी आसन थी उस पर बैठा दिए। और वहाँ हंस क्योंकि बहुत काफ़ी चोटिल था तो वो बैठ नहीं रहा था, तो सिद्धार्थ जो है बहुत ही प्यार से हंस को वहाँ बैठा दिए। और बैठाने के बाद मंत्री जी बोले, देवदत्त तुम जाओ और पहले हंस को तुम बुलाओ। अगर तुम्हारे पास आ जाता है तो ये हंस तुम्हारा है। क्योंकि आपको भी पता है कि पशु पक्षी जो होते हैं वो प्रेम के प्यारे होते हैं, और वो हंस कभी भी देवदत्त के पास नहीं आता है क्योंकि देवदत्त ने उसे तीर मारा है। इसलिए मंत्री जी बोले कि तुम जाओ और पहले बुलाओ। देवदत्त गया, बुलाया, हंस देवदत्त के पास नहीं आया। फिर मंत्री जी बोले कि सिद्धार्थ अब आपकी बारी है, आप जाओ और बुलाओ। सिद्धार्थ भी गए, और सिद्धार्थ क्योंकि हंस का सेवा किए थे, हंस की कष्ट को दूर किए थे, तो वो हंस को एक बार बुलाते ही उनके पास सिद्धार्थ के गोद में आकर के हंस चिपक गया। उसके बाद मंत्री ने बोला कि महाराज देखिए, यहाँ हंस खुद ही न्याय कर दिया कि वो किसके पास रहना चाहता है, और पशु पक्षी हमेशा प्यार के प्यारे होते हैं। इसलिए हंस जाकर के सिद्धार्थ के गोद में चिपक गया, और महाराज भी इस निर्णय को स्वीकार करके आज्ञा दे दिए कि हंस राजकुमार के पास, राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। उसके बाद ये जो एकांकी था इसमें महाराज की जय जयकार होने लगी। सब लोग महाराज की आओ भगत किए, महाराज की जय जयकार किए, और पर्दा गिर गया। यही ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया ये एक एकांकी हम लोग को पढ़ना था। बहुत ही प्यारा एकांकी था जिसका नाम है न्याय। उसके बाद ये सब आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग कंप्लीट